एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर जहां पे वापस से आपकी रेलवे की सारी सेशंस होने वाले हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड हैं। आई होप मेरी ऑडियो और वीडियो आप तक पहुंच पा रही है, ठीक आवाज मेरी आप तक आ रही है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और बात करेंगे हम आज के एएलपी के एग्जाम के ऊपर। एएलपी का एग्जाम जो कि 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को है, जो अब से एग्जैक्टली एक महीने के बाद होने वाला है। अब इस पूरे ड्यूरेशन में हमको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट के फॉर्मेट में करिए या सैंपल पेपर के फॉर्मेट में या किताब के फॉर्मेट में। आपके पास मार्केट में हर तरीके की किताबें अवेलेबल हैं। दूसरा, आपको एक रिटर्न प्रॉपर टेस्ट करने की जरूरत है या पूरा का पूरा एक सैंपल पेपर जहां पे फिजिक्स और साइंस के आपको सारे क्वेश्चन दिए होंगे, वो करना जरूरी है। अभी तक भी अगर कोई बच्चे इस एग्जाम से अवगत नहीं है तो उनको बता दूं मैं यहाँ पे कि आज इस सेशन में साइंस के किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो मैं बता रही हूं। उससे पहले यहाँ पे याद रखिए कि एग्जैक्टली एएलपी के लिए मैं 101 लाइनर भी करने वाली हूं, जो कि आपके मंडे या ट्यूसडे को अपडेट हो जाएगा। उसको जरूर से आपको वीडियो वो देखनी है, क्योंकि उसके अंदर आपकी मैक्सिमम चीजें मंडे को करते हैं। मंडे फॉर श्योर मंडे को 101 लाइनर फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं, जहां पे पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों के आपको मैं सॉल्यूशन दूंगी और कैसे प्रश्न आपको पूछे भी जाते हैं वो भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जो इस वीडियो में भी होगा। आज के वीडियो में सिर्फ फोकस ये है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में जो वन लाइनर है उसमें आपको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आज भी आपको 50 क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ अपडेट होगा जो आपको रिवाइज करना है, जो एएलपी के क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, ठीक है। उसके अलावा आप में से जो भी बच्चे 2026 में चाहते हैं कि उनकी पूरी रेलवे की तैयारी बेहतरीन हो जाए, क्योंकि रेलवे का कैलेंडर पूरा जारी हो चुका है और उसी तरीके से आपके एग्जाम भी हो रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज जो है ना वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। एसएससी और रेलवे ये दो एग्जाम है जहां पे आप मात्र अगर आप 100-200 टेस्ट दे के जाते हो तो भी आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है विद फुल थ्योरी कवरेज। सो यहाँ पे आपके एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या कांस्टेबल, आरपीएफ के एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो आप टेस्ट सीरीज जरूर से करना, क्योंकि टेस्ट आपके इंपॉर्टेंट है जो आपकी हर एग्जाम को कवर करते हुए बनाए गए हैं। एक कॉम्बो अगर आप लेते हो तो आपकी सारी की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। क्लास 24 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां गवर्नमेंट जॉब में जाके या गवर्नमेंट एग्जाम एक पॉइंट आएगा, वहां पे क्लिक करके रेलवे के अंदर जाइए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, सारा साइंस का पूरा अपडेटेड कंटेंट है। उसके अलावा मैथ्स के, रीजनिंग के पूरे प्रॉपर टेस्ट हैं। साइंस के अलग से सेक्शनल टेस्ट भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आपको आगे लेके जाने के लिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एएलपी, सीबीटी 1 का भी एग्जाम है 16, 17, 18 तारीख में। यहाँ पे मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड माइंडेड, जब हम सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं तो कहीं पे भी आप ये नहीं सोचेगा कि सिर्फ फिजिक्स आएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो लाइफ साइंस के फॉर्मेट में लिखी हुई है और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका एग्जैक्टली मेंशन है। तो इन 20 क्वेश्चन के अंदर आपकी मैक्सिमम जो है वो तीनों सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, इक्वली कवर किया जाएगा। सिर्फ फिजिक्स नहीं आती है, बायो और केमिस्ट्री भी आती है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे, तो जीके का सेगमेंट आपका 30 क्वेश्चंस का मिला के है। 75 नंबर का ये पूरा सेट होगा, जो कि आपको 60 मिनट में पूरा करना है, तो टाइम इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरे क्वेश्चंस को गलत नहीं करिएगा, नहीं तो आधा नंबर आपका हर गलत आंसर के लिए काट दिया जाएगा। सीबीटी 2 की अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में 25, पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट्स में होगा, जिसमें पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को कवर कर रहा होगा। 100 क्वेश्चन होंगे जो 90 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। पेपर 2 रिलेवेंट ट्रेड का है, यानी कि 75 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट ट्रेड, जो भी ट्रेड आप भरोगे, फिल करोगे, जिस भी ट्रेड से आप एएलपी का एग्जाम देना चाहोगे, उस ट्रेड के आपको 75 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे आपको कवर करने हैं। तो टोटल मिला के 175 क्वेश्चंस आपके सीबीटी 2 के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस डायरेक्टली। कैसे क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 पूछता है, उन्हीं क्वेश्चंस की आज ये सेक्शनल क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स के हर एक पार्ट को कवर कर लीजिए, 9th एंड 10th स्पेशली कवर करना है।
9th एंड 10th का ही सिलेबस है जो आपको CBT 1 में पूछा जाएगा। जैसे कि आपकी लीवर होती है, लीवर जो मशीन्स बनती हैं जितने भी, चाहे वो सिंपल मशीन्स है या कॉम्प्लेक्स मशीन है, कंपाउंडेड मशीन है, आपकी लीवर के हिसाब से सेट की जाती है, जहां पे हम फेल्क्रम को हम बीच में रख रहे हैं, या पोजीशन ऑन दी 3 थिंग्स हम ये डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा 3rd क्लास लीवर जो है उसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है हर सिंपल मशीन जो किसी भी चीज को टाइटली पकड़ के या टाइटली कुरेदने की कोशिश करती है उसको हम 3rd क्लास लीवर कहते हैं। जैसे आइस टोंग्स है बर्फ को उठाने के लिए, उसी तरीके से सिमिलर एक एग्जाम्पल है चिमटा जो होता है जिससे हम रोटी को सेकते हैं, वो भी 3rd क्लास लीवर में आता है। उसके अलावा जो हल होता है, किसान का जो हल होता है, वो भी 3rd क्लास लीवर में आता है। इनफैक्ट आर हैंड, हमारा जो हाथ है वो भी 3rd क्लास हैंड में आता है, और हमारे मुंह का जो जबड़ा है, हमारा ये जो मैंडिबल मूव करता है, ये भी 3rd क्लास लीवर में आता है, राइट। सो यहाँ पे आई स्ट्रॉन्ग करके याद रखिए, आई स्ट्रॉन्ग 3rd क्लास लीवर को जनरेट करता है, एग्जाम्पल है उसका। अच्छा, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में कोई भी आपको यहाँ पे बख्शा नहीं जा रहा है। न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना है, जैसे कि सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल है जो आपसे ये जानना चाहता है कि आप फॉर्मूले जान रहे हैं, और जान रहे हैं तो क्या आप 2 से ज्यादा फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये CBT 2 का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कवर करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैविंग डेंसिटी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड वेट जो है वो 10.8 न्यूटन जो है वो वेट है, और ग्रेविटी 10 है। अब इस क्वेश्चन में जो पहले मेरे पास दी हुई है चीजें उनको लिख लेते हैं। जैसे डेंसिटी दी हुई है आपकी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो वेट दिया हुआ है वो 10.8 न्यूटन दिया हुआ है, और आपसे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो भी लिखी हुई है। ग्रेविटी जो है वो आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम जो है वो कैसे निकलेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता ही है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। अब यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है तो फॉर्मूला हमें वॉल्यूम का यही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मास नहीं है। मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेट अपॉन में ग्रेविटी, W इज इक्वल टू M इंटू जी, तो मास इज इक्वल टू W अपॉन में G हो गया। अब इसमें 10.8 अपॉन में 10 करेंगे, 10.8 अपॉन में अगर आप 10 करते हो तो वैल्यू आपकी 1.08 हो जाएगी, ये 0 ऊपर चल जाएगा तो 1.08 करके यहाँ पे हम वैल्यू लगा सकते हैं। यहाँ पे 10.8 की जगह ये वैल्यू लिख दे। नाउ सेकेंडली, अब ये वाला फॉर्मूला आप ऐड कर दो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी जो कि 5000 किलोग्राम आई है, एंड विच विल रिजल्ट इनटू योर आंसर 216। पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आपका एग्जैक्टली पॉइंट में आ रहा है तो 0.000216 आएगा। कैलकुलेट करके 5 से आपने 5 दूनी 10 करके करना है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, 216 से डिवाइड होगा ये, लेकिन आपके 3 जीरो भी ऊपर जाएंगे, एंड यहाँ पे हम 1000 से उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर क्यूब में देना है, ये आंसर मीटर क्यूब में है, तो आपका आंसर क्या आएगा 216। याद रखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स देख के डरना नहीं है। आपने न्यूमेरिकल्स को ये देखते हैं कि क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके से लिख लीजिए कि गिवन क्या है, देन आप फॉर्मूले को आइडिया लगाने की कोशिश करिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा गिवन इक्वेशंस के हिसाब से। यही न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। मैं आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, सारे फिजिक्स के फॉर्मूले इन सिंगल क्लास, तो वो आपको जो है ना इजी रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। अच्छा, आइब्यूप्रोफेन नाम की एक दवाई आती है जो फर्स्ट एड में काफी कॉमन है, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में रखी होती है। आप ये बताइए कि दवाई किस कंडीशन पे ली जाती है? अस्थमा के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, पेन, फीवर एंड स्वेलिंग। अगर दर्द है, बुखार है या किसी भी तरीके की कोई सूजन है तो आइब्यूप्रोफेन नाम की दवाई को यूज करना चाहिए। सीमेंस किसकी यूनिट होती है? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट्स एंड फॉर्मूले। यूनिट्स एंड फॉर्मूले करके पूरा एक चैप्टर अपन जनरेट करेंगे, एक चैप्टर बनाएंगे फिजिक्स के हम, ALP के यूनिट्स एंड फॉर्मूले। सीमन किसकी इकाई कही जाती है? तो सीमन जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि विद्युत चालकता की इकाई इसको कहा जाता है। सीमन वो डिग्री होती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है,
उसका रेशियो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये उल्टा होता है किसका, ये रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टिविटी याद रखिए रेजिस्टेंस की अपोजिट कही जाती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, या इसको हम सीमेंस में कैलकुलेट करते हैं, या इसी को हम वैल्यू को बोलते हैं मो, MHO। जैसे रेजिस्टेंस के लिए हम रो इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम कंडक्टिविटी के लिए सीमेंस इस्तेमाल करते हैं या MHO इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। तो ये इकाई रेशियो किस चीज का है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से पास हो रही है, इज टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राइट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, डेंसिटी क्या है, अभी आपने फॉर्मूला देखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन में डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई भी एक चीज कितनी हल्की या कितनी भारी है, जैसे रुई है, रुई की डेंसिटी कम होती है ना, तो रुई 1 किलो जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि अगर हम बात करें तांबे की, कॉपर की, गोल्ड की, वो 1 किलो बहुत कम जगह लेगा। रुई 1 किलो बहुत जगह लेगी, लेकिन सोना या चांदी या तांबा 1 किलो की बहुत ही कम मिनिमम स्पेस में आ जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डेंसिटी। अब अगर मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो गोल्ड, कॉपर और आयरन या मरकरी है, तो वह एक तो मेटल्स की जो धातु जो होते हैं उनकी डेंसिटी मेजर करने को कह रहा है। और हमको ये पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम 114 एलिमेंट्स को उठा के देखते हैं, मैं गैसेस को अगर हम 11 गैसेस को एलिमिनेट कर भी देते हैं, 118 में से 4 नेम ज्यादा, 11 गैसेस को एलिमिनेट कर भी दें, तो सॉलिड चीजें जो है वो धातु में हम जब डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, ऑस्मियम की, राइट। ऑस्मियम शोज दी हाईएस्ट डेंसिटी। और आप डेंसिटी की जो ये वैल्यू है उसको भी याद रखिएगा। डेंसिटी की वैल्यू याद रखने से आपको क्लियरिटी होगी। जैसे ऑस्मियम की डेंसिटी 22.6 है, जबकि गोल्ड की डेंसिटी 9.6 लिखी जाती है, बराबर है चीजें, याद रखिएगा। डेंसिटी हम सीमेंस या ग्राम पर ऑस्मियम जैसे आप बोल रहे हो, या फिर जो डेंसिटी अपन कैलकुलेट करते हैं वो ग्राम पर सीसी या क्यूबिक सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट की जाती है। क्यूबिक सेंटीमीटर्स वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, मास के लिए हमने ग्राम यूज किया, तो हमारा आंसर यहाँ पे गोल्ड होगा। और ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। द इलेक्ट्रिक करंट डैश बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग सर्किट इज इक्वल टू द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। किसी भी चालक या कंडक्टर के अंदर अगर हमें बिजली को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना होता है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक तभी जाएंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अमाउंट है वो किस जगह पे हाई है या लो है, उसके हिसाब से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूव करती है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो है वो आपके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट भी कही जाती है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस, कितना वोल्टेज कंडक्टर में आ रहा है, किसी अप्लायंस में कितने वोल्टेज आ रहे हैं, या आपकी डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्घ्य निम्न क्रम की होती है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या EMR जो है ठीक है, EMR या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कही जाती हैं वो आपकी किस पे आपकी कैलकुलेट की जाती है। एक्सरे की EMR वैल्यू कितनी आती है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक्सरे जो है वो हर्ट्ज या कोई भी जो वैल्यू होती है आपकी फ्रीक्वेंसीज पे कैलकुलेट की जाती है। एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ है लेकिन फ्रीक्वेंसी हाई है। याद रखिए, एक्सरे की शॉर्ट वेवलेंथ है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, वो हाई होती है। तो 10⁻⁻10 मीटर। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ NH4 2SO4। ठीक है, ये एक तो अमोनियम सल्फेट, इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
अमोनियम सल्फेट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपसे एटम का नंबर पूछा हुआ है, तो एटम यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये 5 हो गए, ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस सल्फर का 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन के 4 हो गए, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है तो 10 हो गया, प्लस 1 प्लस में 4। इस तरीके से हम 15 आंसर करेंगे, और किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या जो होती है वो ऐसे ही निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। बबल्स ऑफ एयर राइजेस अप थ्रू लिक्विड्स ड्यू टू, जो पानी में बुलबुले होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, उनका रीजन क्या है? याद रखिए, विस्कोसिटी एंड बयांसी, क्षणता और उत्प्लावन। विस्कोसिटी चिपचिपाहट होती है, किसी भी विस्कोसिटी होता है जब कभी भी कोई भी लिक्विड विस्कोसिटी हाई होगी तो वो नहीं फ्लो कर पाएगा आसानी से। जैसे कि पानी की विस्कोसिटी कम होती है, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए शहद फ्लो नहीं कर पाता है, राइट। बयांसी होती है किसी भी चीज का पानी के ऊपर उठना और पानी के ऊपर तैरना, बयांसी, उत्प्लावनता। या जैसे जो हमारे कुछ पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं तो उनकी बयांसी ज्यादा है, इसलिए वो पानी में तैर पा रहे हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरीज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वेरीज एज प्रेशर वेरीज, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। वाटर विल बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फलाना चीज जो है वो इतने टेम्परेचर पे बॉईल करेगी, जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करता है। मीथेन गैस जो होती है वो -161 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होने लग जाती है, ब्यूटेन 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो हर एक चीज का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी चीज को आप एल्टीट्यूड आप घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए, आप बहुत ऊंचा ले जाइए, इसको एल्टीट्यूड बढ़ा देंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर में वेरिएशंस आ रहे हैं। तो प्रेशर की वेरिएशन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी वेरी कर सकता है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर की वजह से, ठीक है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये प्रिंसिपल किसने दिया था? तो डाल्टन की थ्योरी याद रखिए। डाल्टन ने एटम को लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, एटम टूट नहीं सकता, एटम को आप जोड़ नहीं सकते हो, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बनाता है, एटम्स जुड़ के एलिमेंट्स बनाते हैं। ये सारी थ्योरी डाल्टन की दी हुई थ्योरी है, डाल्टन थ्योरी इनको कहा जाता है, ठीक है। ये डाल्टन के कुछ मेन 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 1803 में ये पूरा थ्योरी इसको दिया गया था डाल्टन के द्वारा, तब उसके बाद ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात हुई थी। स्मॉल इंसेक्ट कैन वॉक ऑन वाटर, बिकॉज जो छोटे कीड़े होते हैं उनका वो क्यों पानी के ऊपर तैर लेते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ इंसेक्ट, कैन वी राइट दिस? नो। याद रखिए, सरफेस टेंशन नाम का एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय सतह, सरफेस टेंशन, ठीक है। जो पानी होता है उसकी जो अपर लेयर होती है वो एक सरफेस को क्रिएट कर देती है, एक टेंशन क्रिएट कर देती है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से पानी की जो सबसे अपर लेयर होती है उसमें सरफेस क्रिएट हो जाता है। इवन लिक्विड्स के बीच में भी आपकी लेयरिंग होती है, जिससे एक लेयर के बीच में, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस या हो सकते हैं, ठीक है। तो पानी भी किसी भी चीज को अपने अंदर धंसने के लिए एक प्रेशर या एक टेंशन क्रिएट करती है, जिसको हम पृष्ठीय तनाव या फिर सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो याद रखिए, जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो आपकी इंसेक्ट हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, टेक्निकली वो पानी के अंदर जा नहीं पाते हैं। स्ट्राइडर्स, वाटर स्ट्राइडर्स और इंसेक्ट में ये देखा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल बी। बैरोमीटर, बार से याद रखिए, बार, ये बार जो है वो हम फिजिक्स में किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बार को इस्तेमाल करते हैं। तो बैरोमीटर जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को देख रहा है। अब एटमॉस्फेयर किसी चीज को कहते हैं? एटमॉस्फेयर हम कहते हैं धरती के आसपास जो पूरी एक लेयर बनी हुई है ना, जो स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर,
ये जो लेयर्स हैं उनसे एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। अब धरती पे एकदम से हमारी पृष्ठीय भूमि पे या इस जगह पे क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, धूप निकलेगी, अच्छा वेदर होगा, ये सब हम बैरोमीटर की रीडिंग से पता लगा सकते हैं। ठीक है, पहले रीडिंग्स पढ़ते हैं, उसके बाद में चीजें पढ़ेंगे। देखो, बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एयर का वेट जो है वो, कुछ एयर का वेट होता है और एयर का जो वेट होता है वो सराउंडिंग के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। तो हवा अगर आराम से चल रही है तो इतना प्रेशर फील नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए वही हवा एकदम तेज की चलने लग जाए, धूल भरी आंधी, आंधी में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आपके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। वही प्रेशर हम नापते हैं, बैरोमीटर इसी प्रेशर को मेजर करती है और ये वेदर का इंडिकेटर होता है। देखो, अगर हाई प्रेशर है, यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग के अंदर हाई प्रेशर की तरफ ये मशीन आ जाती है, तो इसका मतलब होता है क्लियर स्काई है, फेयर वेदर है, काम कंडीशन है। तो हाई प्रेशर क्या है? क्लियर स्काई है, अच्छा मौसम हो रहा है। लो प्रेशर हुआ तो मतलब क्लाउडी, डैम्प और रेनी वेदर। अगर रैपिडली फॉलिंग हो रहा है, मतलब एकदम से नीचे गिर रहा है, प्रेशर नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब बहुत तेज हवाएं या फिर थंडरस्टॉर्म आने वाला है। और अगर रैपिडली राइज कर रहा है प्रेशर, इसका मतलब कोई ठंडा वेदर या जो स्ट्रॉम है वो चला गया है और अब नॉर्मल टेम्परेचर होने वाला है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि भाई तेजी से अगर प्रेशर गिर रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है स्ट्रॉम। क्या है? स्ट्रॉम। अब इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है? सडन फॉल इन बैरोमीटर। तो सडन फॉल इन बैरोमीटर अभी पढ़ा आपने। सडन फॉल अगर होगा तो क्या लेके आएगा वो? टर्ब्यूलेंट, थंडर स्टॉर्म लेके आएगा। सो टर्ब्यूलेंट विल बी आंसर। 4 चीजें आपने लर्न करनी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव की। हमको इसको सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है, ऐसे पढ़ना है इधर से ले जाके, एक्स-रे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना, रेडियो और लाइट रेज, लाइट वेव्स, और उसके बाद रेडियो वेव्स आती है ना आपकी। मिश मेटल इज वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग? मिश मेटल को हम किस में यूज करते हैं? सिगरेट के लाइटर में। सिगरेट के लाइटर में जो गैस होती है वो क्या होती है? ब्यूटेन। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन किस चीज को किस चीज से सेपरेट करती है? पीरियोडिक टेबल में इस तरीके की एक लाइन बनी होती है जिसको जिगजैग लाइन बोलते हैं। इस लाइन के आसपास 7 आपको अर्ध धातु या मेटलॉइड नजर आते हैं। ये मेटलॉइड क्या करते हैं? मेटल को नॉन मेटल से अलग कर रहे हैं, ठीक है। बीच में जो लाइन है वो मेटलॉइड की है, अर्ध धातु की है। तो अर्ध धातु अगर ये है तो इस तरफ सारे मेटल हैं और उस तरफ सारे नॉन मेटल है, तो मेटल को नॉन मेटल से सेपरेट कर रहा है। द टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो कैसी होती है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी। ट्रांसवर्स हैं तो वो किस तरीके की वेव्स हैं? ट्रांसवर्स जो है वो आपकी ट्रफ और क्रस्ट देंगी, ठीक है, ट्रफ और क्रस्ट देती हैं, स्ट्रंग और गर्थ। इनमें से कौन सी एक्टिविटी सिलिकॉन कार्बाइड के साथ इस्तेमाल की जाती है? सिलिकॉन कार्बाइड बहुत हार्ड होता है, डायमंड से ज्यादा हार्ड कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। तो जो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं उनको काटने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड को यूज करते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। 26, 27, 28, ठीक है, आयरन 26 है तो ये ग्रुप SP-D में आते हैं, डी ग्रुप में आते हैं। इफ अ पर्सन मूव्स अ ट्रॉली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, तो वर्क डन कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, 50 इंटू 10 कर दीजिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुई, काम की लगाया, उससे डिस्प्लेसमेंट हुई, तो 500 जूल जो है वो आंसर। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कर ही पाएंगे ना, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है। वाटर इवेपोरेट्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। द सेम वाटर इज प्लेस्ड इन पार्शियल वैक्यूम। द रेट ऑफ इवेपोरेशन, वैक्यूम में ले जाने से क्या एवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा? यस, इट विल इंक्रीज। ये जो है वो पार्शियल प्रेशर या इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है।
ये याद रखिए, वापस से ये क्वेश्चन आ सकता है। 2019 के CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि तब से लेके अब तक थोड़ा सा आपकी चीजें बढ़ चुकी हैं, इसीलिए मैंने CBT 2 के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि आगे आपको याद रहे कि CBT 2 अगर हम कर पा रहे तो 1 के क्वेश्चन तो हम कर ही पाएंगे, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमने डिक्रीज कर दिया है प्रेशर को तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सो मोर वाटर इनटू गैस विल कन्वर्ट एंड इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखें, इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से चेंज करके टेम्परेचर को सेम रखते हुए हमने उसे पार्शियल वैक्यूम में रख दिया, निर्वात में रख दिया। एक्सेलरेशन इन अ बॉडी बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रपोर्शनल ऑफ दी फोर्स, बल के समानुपाती, एक्सेलरेशन फोर्स के प्रपोर्शनल कैलकुलेट किया जाएगा। व्हाट इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस, बायो के मैंने इंक्लूड नहीं क्वेश्चन किए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है भाई ALP है तो फिजिक्स ही करो, बट यू नीड टू लर्न इट। ठीक है, कैसे लर्न करना है इसको, PMAT करके लर्न करना है ना, प्रधानमंत्री एट, ठीक है, ऐसे करके लर्न कर लीजिए। तो PMAT इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। लास्ट फेज जो होती है वो टीलोफेस होती है, फर्स्ट फेज प्रोफेस होता है। कौन सी ऐसी फेज होती है जहां पे क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्रोमोसोमल ऑन अ सेंट्रल प्लेट, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ सी रॉक्स इज एन एग्जाम्पल। अब देखो, अगर कोई भी लाइट पत्थरों से होके गुजरेगी, देखो प्लेन सरफेस से होके अगर लाइट आती है तो उसको हम सिंपल रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर प्लेन सरफेस होता और ये ऑप्शन होते तो मैं आंसर रेगुलर रिफ्लेक्शन देती, लेकिन पत्थर एक ऐसा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तो लाइट कभी ऐसे जा रही होगी, कभी ऐसे शैलो होके, कभी ऊपर उठ के जा रही होगी, तो हम इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, विसरित प्रतिबिंब, राइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR क्या होता है, वो हम क्रिटिकल एंगल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, पर डिफ्यूज करके याद रखिए, जब अनइवन सरफेस से लाइट जाती है तो वो डिफ्यूज कहलाती है। द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाज फर्स्ट डन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है अपनी तरफ किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही जाती है। जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर हाईएस्ट है, जबकि सीजियम की ये पावर लोएस्ट है। ये कैलकुलेट हम पॉलिंग स्केल पे करते हैं, तो पॉलिंग के द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहली बार डिस्कवर की गई थी। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एलम, एलम फिटकरी होती है अगर हिंदी में बात करते हैं, और अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो एल्यूमिनियम करके याद रखिए। एल्यूमिनियम को जब सल्फेट के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो वो बन जाती है एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट। कट्स वगैरह के लिए, स्किन के लिए अच्छी होती है, खून निकल रहा है तो फिटकरी मलते हैं तो वहीं की वहीं रुक जाती है। गोइंग फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है फ्लोरीन की। तो हमें फर्स्ट डिक्रीज इंक्रीज ये सब नहीं देखना है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है तो लिथियम से फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। C11 एल मिथाइल मिथियोनिन इज यूज्ड फॉर, मिथियोनिन एक हमारा अमीनो एसिड भी होता है जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ब्रेन ट्यूमर और पैराथायरॉइड इमेजिंग के लिए हमारा जो मिथियोनिन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टाइप मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन अलॉय ऑफ, मुद्रणालय, जो प्रिंटिंग प्रेस में अलॉय हम यूज करते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं, लेड और एंटीमनी, सीसा और एंटीमनी। कभी भी न्यूज़पेपर पे रख के नहीं खाना खाना चाहिए, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर पे रख के खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें सीसा या एंटीमनी, लेड और एंटीमनी जो है वो आपकी मेटल जो है वो उसमें चिपक जाता है। ठीक है, द फ्रीजर इन द रेफ्रिजरेटर इज फिटेड नियर द टॉप। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, फिजिक्स वाले बच्चे कर पाए थे, बट आप लोग इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। इट फैसिलिटेट कन्वेक्शन करंट। फ्रिज में ऐसा भी हुआ था कि नीचे भी फ्रीजर आने लग गए थे, इनफैक्ट अभी भी कुछ फ्रिज है जहाँ पे नीचे फ्रीजर होता है। कभी भी नहीं लेना है आपको ऐसा फ्रिज जहाँ पे नीचे फ्रीजर दिया होता है। याद रखना है कि फ्रीजर जो है वो हमेशा रेफ्रिजरेटर के टॉप पे फिट होना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो
करंट से ठीक हो सके या फिर जा सके। जो हमारे फ्रीजर होते हैं वो जनरली -23 से लेके -18 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ज्यादातर जो फ्रीजर होते हैं वो -34 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो, मतलब ऊपर फ्रीजर का -34 होना चाहिए, नीचे जो फ्रीज है उसका -23 से लेके -18 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, समवेयर बिटवीन माइनस। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें नहीं पता ना ये वाली चीजें, -23 से लेके -18 इसके बीच में हमारे फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए, और फ्रीजर का जो हमारा टेम्परेचर है फ्रीजर का वो -34 होना चाहिए। -34 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमने चीजें फ्रीजर में रखी हैं उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कुछ समय के लिए रुक जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी सर्दियों में जो मटर होती है उसको छील के, धो के, साफ करके, सुखा के हम फ्रीजर में रख लेते हैं, फ्रीजर में -34 डिग्री पे वो वहीं के वहीं रुक जाती है, मतलब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होते, वो खराब नहीं होती है। तो याद रखना डोमेस्टिक फ्रीजर जो होते हैं वो इसी तरीके से सेट करे जाने चाहिए कि ऊपर की तरफ आपका फ्रीजर होना चाहिए, नीचे फ्रीज, ताकि कन्वेक्शनल करंट को पास करा जा सके, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। पीडीएफ में पूरे आपके क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन जो है, सॉरी पूरे 50 क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ में होंगे, उनको डिटेल में लर्न कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन के नीचे यहीं पे लिख दीजिए, कोई परेशानी है। आगे के सेक्शन में यानी कि मंडे की क्लास में मैं 101 लाइनर जो है वो कराऊंगी। सेकेंडली यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेकेंडली आई एम गोइंग टू डू दी यूनिट्स एंड फॉर्मूले का एक अलग से पूरा फिजिक्स में चैप्टर, जो आपको एएलपी में काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। और भी इस तरीके के मैं सेट लेके आऊंगी। अभी जिनका एग्जाम है, जिनकी तैयारी पूरी है या नहीं भी है, तो अब आपके पास अल्टीमेटली एक ही पॉइंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जो है वो कर सको, राइट। टेस्ट के लिए आप क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के टेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में रेलवे को चूज करेंगे, आपके पास टेस्ट सीरीज होगी 499 में, ये टेस्ट सीरीज है जहां पे आपको लिमिटेड, मतलब कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है, आप खुल के सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, और वहां पे हमेशा अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मंडे को 101 लाइनर क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुपर फास्ट और बहुत ही प्यारी सी क्लास होगी, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। थैंक यू सो मच।